हेलो, जय हिंद दोस्तों। GS 365 के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो PT 365 है उसका 5वां लेक्चर कंप्लीट करा रहे हैं, पॉलिटी की PT 365 का। इसमें हम क्या देखेंगे, सेंटर स्टेट जो रिलेशन में उसमें जो सेक्शन दिया हुआ है सारे टॉपिक उनको कवर कराएंगे। आज हम देखेंगे रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है, ये न्यूज़ में क्यों आया, साथ ही इसकी शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद, उसको अच्छे से कवर करेंगे। उसमें नीति आयोग का रोल देखेंगे, कौन से आर्टिकल के तहत सारी चीज़ें उसमें कवर कराएंगे। साथ ही साथ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देखेंगे और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, इन दोनों को कवर कराएंगे। 263 अनुच्छेद हो गया, 262 हो गया, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है, और कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, अधिकरण जो बना है उसका दूसरा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से आज के लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। बाकी अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, GS 365 का ये चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसका QR कोड लगा है, वहाँ पे जाके आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं। बाकी मेरा नाम है अक्षय सिंह। अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो आप हमसे यहाँ पे आके, इंस्टाग्राम मेरा हैंडल दे रखा है, वहाँ पे आके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो तो आप अच्छे से उनको क्लियर करा सकते हैं। बाकी लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इससे और भी इनिशिएटिव हमारे चैनल पर चल रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने उनको ना देखा हो तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उनका जो लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर नंबर 5। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करा लिए हैं, चाहे ये संविधान से संबंधित जितने मुद्दे थे ये पूरे हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। और साथ ही जो दे रखा है संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, इनको भी हमने कवर पूरा करा दिया है। अगर आपने लेक्चर्स ना देखे हो तो चैनल में विजिट करके लेक्चर देख सकते हैं। साथ ही जो प्लेलिस्ट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज स्टार्ट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की भूमिका पहला टॉपिक है जिसमें, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, अच्छे से कवर करा दी गई हैं हर डायरेक्शन में, इसको जो भी कुछ भी छूटा नहीं है इससे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है रिलेशन है उसमें क्या देखेंगे, रोल ऑफ गवर्नर का। तो पहला टॉपिक क्या है, स्टार्ट करने आ रहे हैं, रोल ऑफ गवर्नर। सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने क्या किया, लंबित विधेयकों को लेकर अपने अपने राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, इसलिए क्या है न्यूज़ में आ गया है। तो यह फिर यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नर की देखते हैं, फिर क्या दे रखा है कि राज्यपाल के पद के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो विधेयकों के संबंध में विकल्प जो दिया गया है, अनुच्छेद संविधान का जो 200 है उसके तहत किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए क्या क्या ये चाहिए होता है, राज्यपाल की सहमति लेना अनिवार्य होता है। मतलब सहमति जब तक नहीं मिलेगी राज्यपाल की तब तक कोई भी जो राज्य का विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दे रखी इसमें। तो इस संबंध में राज्यपाल को कुछ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प दे रखे हैं तालिका में। इस प्रकार के विकल्प हैं, जैसे पहली बात तो विधेयक में सहमति दे सकता है, जब सहमति देगा तो कानून बन जाएगा, फिर अगर सहमति दे देगा तो कोई मुद्दा नहीं बचेगा। दूसरा, अगर विधेयक पर सहमति रोक के रखना, तो ये अगर विधेयक पर सहमति रोक के रखता है तो कानून नहीं बन पाता है। तीसरा जो है राज्यपाल को विकल्प दिया गया वो क्या, जितनी जल्दी हो सके विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो जितनी जल्दी का मतलब उसमें कोई समय सीमा डिसाइड नहीं की गई है, बस इतना लिख दिया गया जितनी जल्दी हो सके। तो यही चीज़ आगे दी गई है क्या, कि यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधित, सहित या उसके बिना फिर से पुनः पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस स्थिति में तो अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अगर राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया विधेयक को किसी, ठीक है, पुनर्विचार लौटाया और विधेयक जो मतलब हमारा जो सदन है उसने क्या किया, फिर से उसको पारित करा के फिर से राज्यपाल के पास भेज दिया, तो राज्यपाल इस स्थिति में तो क्या करेगा, अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं निर्धारित करता है जिसके भीतर राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है, और साथ ही जितनी जल्दी हो सके पर जोर देता है। तो यही बता रहे हैं, पुनर्विचार के लिए लौटाने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी है, राज्यपाल चाहे जितने समय तक अपने पास रख सकता है, ऐसी कोई समय सीमा डिसाइड नहीं की गई है कि बस यहाँ लिख दिया गया जितनी जल्दी हो सके। तो वही चीज़ इसमें फोकस करिएगा। साथ ही विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने का भी विकल्प प्राप्त होता है, किसको, राज्यपाल को। तो कोई भी ऐसा विधेयक जो राज्यपाल की राय में यदि कानून बन जाता है तो हाई कोर्ट की शक्तियों को इतना कम कर देगा कि वह पोजीशन जिसकी पूर्ति के लिए वह कोर्ट इस संविधान में उपबंधित है, संकट में आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई विधेयक होता है तो क्या करेगा, वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देगा। तो ये भी विकल्प प्राप्त होता है राज्यपाल को। आगे दे रखा है, राज्यपाल से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं और बगल में कुछ कानूनी निर्णय दे रखे हैं। तो पहले संवैधानिक प्रावधान समझ लेते हैं, अनुच्छेद दिए हैं, उसके बाद जो न्यायिक निर्णय हुए हैं उसमें देख लेंगे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अनुच्छेद 153 जो है हमारा, वो क्या बोलता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये किस पे लिखा है, अनुच्छेद 153 में।
अनुच्छेद 154 बताता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या फिर उसके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा करेगा। इसी तरह का एक आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए भी है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो वो कौन सा आर्टिकल है। वही अनुच्छेद 155 जो है वो क्या बोलता है, किसी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये नियुक्ति का प्रावधान जो 155 में दिया गया, तो कौन सा अनुच्छेद अगर पूछे, क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में करता है, तो ऑप्शन दे देगा इन्हीं अनुच्छेदों में से कोई, तो आपको टिक करना है 155वां। वही अनुच्छेद 161 जो बताता है वो क्या, राज्यपाल के पास जो क्षमा दंड को क्षमा करने की शक्ति, परिहार करने की शक्ति और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को यहाँ पे मृत्युदंड और जो अगर कोर्ट के द्वारा जो सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई सजा दी जाती तो उसके लिए कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो मृत्युदंड को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है, ये केवल एकमात्र शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और साथ ही अगर सैन्य न्यायालय द्वारा किसी को कोई सजा दी जाती तो भी इस स्थिति में राज्यपाल की शक्ति नगण्य है क्षमा के संबंध में। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 163 देख लेते हैं, इसमें क्या दिया, राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्री परिषद होगी। हालांकि इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेख है कि संविधान या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि उन मामलों में वह अपने विवेकानुसार भी कार्य करेगा। तो कुछ विवेकानुसार या विवेकाधीन शक्तियाँ भी दी गई हैं राज्यपाल को, तो इसी अनुच्छेद के तहत तो ये बताई गई हैं, ठीक है। आगे 164 दे रखा है, इसमें बताया गया मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल द्वारा होगी। और अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है राज्यपाल को, और वहीं राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123 है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और 213 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, ये 217 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल से जो परामर्श किया जाता है। 213 ऑर्डिनेंस की शक्ति है, 164 में नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की राज्यपाल द्वारा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, न्याय की निर्णय देख लेते हैं इनके संबंध में राज्यपाल से संबंधित। तो शमशेर सिंह वाद हुआ था 1974 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने या उसे राज्य विधानमंडल को लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, उसे मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना जरूरी होता है। तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है, ठीक है, और अगर वो राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो ये अपने मन से नहीं करता है, बल्कि जो मंत्री परिषद होती है वो उसको ऐसा करने के लिए कहती है, तभी राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो मतलब ये बोल रहा है इन शॉर्ट में कि पुनर्विचार की जो शक्ति है वो किसके, मंत्री परिषद के अनुसार उपयोग करता है राज्यपाल। दूसरा केस हुआ था, ये कौन से केस में बताया गया, शमशेर सिंह वाद में बोला गया था। दूसरा केस होता है नबाम रेबिया वाद 2016 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार या शक्ति से परे अपने विवेक का प्रयोग करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब उसको जितनी, ये मान लीजिए राज्यपाल है और ये गोला जो है उसकी शक्ति की सीमा है, अगर इसके बाहर कोई शक्ति उपयोग करता है राज्यपाल तो क्या करेगा, जो कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है इनकी शक्ति होगा, ठीक, यही दे रखा है। कुछ हालिया निर्णय है, पंजाब राज्यवाद 2023, इसमें क्या दे बता रखा है, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेजना पड़ेगा। ऐसे विधेयक को राज्यपाल के पास अनिश्चित काल के लिए नहीं रखा जा सकता है। तो ये केस में बोला था पंजाब राज्यवाद में। वहीं एक और केस हुआ था उप कुलपतिवाद 2023 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में जब अपना कार्य करता है तो वो क्या, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। मतलब किसी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अगर कोई राज्यपाल कार्य कर रहा है तो वो उसकी विवेकाधीन शक्ति होगी, वो साथ ही वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। दूसरा है तमिलनाडु राज्यवाद 2023 में जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और राज्य विधानमंडल उससे पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेज देता है, तब राज्यपाल के पास उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकता है। तो मतलब बोल ये रहा है कि अगर कोई विधेयक आता है राज्यपाल के पास और राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है फिर से, ठीक है, तो जब पुनर्विचार के बाद फिर से वो राज्यपाल के पास विधेयक आएगा तो उस संबंध में राज्यपाल क्या, राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकता, उसको सहमति देनी होगी। ये कौन से केस में बताया गया, तमिलनाडु राज्यपालवाद में। तो इतनी चीज़ बताई गई। आगे देख लीजिए, अगर कोई विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल आरक्षित करता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत, 201 के तहत। 201 बताता है कि राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकता है या सहमति रोक सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस लौटाने का निर्देश दे सकता है। ऐसा विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति कितनी बार भी उसको लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। तो ध्यान रखिएगा कितनी बार भी पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को विधेयक लौटा सकता है,
ठीक है, तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। इसमें बताया जा रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद बताता है कि संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट करता है। मतलब यह दर्शाता है कि दोनों में भी कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, मतलब ये दोनों एक बराबर है। ठीक है, क्षैतिज संबंध को दर्शाता है, दोनों एक दूसरे से ऊपर नहीं है, दोनों एक दूसरे के समान है। ठीक है, सहकारी संघवाद की परिकल्पना जो है राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियों सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, ना कि अलग अलग। तो इस सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और जो राज्यों की एजेंसियां हैं वो संयुक्त रूप से कार्य करेंगी, ना कि अलग अलग कार्य करेंगी। भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है। तो इनको देख लेते हैं। भारत में जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित संवैधानिक प्रावधान है, जैसे 7वीं अनुसूची हमारी क्या बताती है, ये बताती है यह समानुषंगिकता का सिद्धांत। तो समानुषंगिकता का सिद्धांत के आधार पर बताती है कि संघ राज्य समर्थित सूचियों का निर्धारण करती है। 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंध करते हैं, तो ये भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। इंटीग्रेटेड जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, न्याय प्रणाली है, यह भी राज्यों के साथ साथ केंद्रीय राज्यों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो राज्यों के साथ साथ केंद्रीय कानूनों को भी राज्यों में लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषयों पर चर्चा और जांच करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 263 और 262 पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 263 जो है हमारा क्या अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है, और गठन कौन करता है, इसका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये बता रहा है केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा करने और जांच करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन किया जाता है। 261 जो है इसके तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड दे रखा है। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाहियों को देश भर में पूर्ण विश्वास के साथ मान्यता प्राप्त होगी। तो यह अनुच्छेद 261 बताता है। वहीं रीजनल जो काउंसिल्स हैं, क्षेत्रीय परिषदें, इनकी स्थापना अलग अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की गई है। साथ ही इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकायों के रूप में भी स्थापित किया गया। ये भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। वहीं वित्त आयोग जो है वो आपको पता होगा केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण या वित्तीय संसाधन के वितरण की अनुशंसा करता है। तो ये भी क्या करा, एक तरह से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। 279 है जीएसटी काउंसिल, आपको पता होगा यह भी क्या करती है, जीएसटी की दरों और इसके कार्यान्वयन के तौर तरीकों के लिए उत्तरदायी है। और जब इसकी मीटिंग होती है तो सारे राज्यों को इसमें आमंत्रित भी किया जाता है, केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी। तो ये भी एक तरह का सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है जीएसटी काउंसिल। आगे देख लेते हैं, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए, इसको संबंध में देख लेते हैं। 14वां वित्त आयोग जो था उसने सिफारिश की थी केंद्रीय करों में राज्यों का जो हिस्सा है वो 32% से बढ़ाकर कितना 42% कर दिया गया है। लेकिन बाद में इसको जो 15वां वित्त आयोग है उसने 42 से करके घटा के 41% कर दिया गया है, और 1% जो अतिरिक्त बचा था उसको कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित करा दिया गया अलग से। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो है उसके तहत वित्तीय क्षेत्र में बेल आउट संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है। साथ ही नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग है हमारा, वो भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही नीति आयोग द्वारा बहुत से कदम भी उठाए गए हैं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। कुछ कदम के नाम दे रखे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन करता है। ये पिछड़े जिलों के विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसको एडीपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आकांक्षी जिला प्रोग्राम की शुरुआत करना इसके द्वारा की गई। भूमि पट्टे पर देना और कृषि विपणन का मतलब आपको अगर हिंदी इंग्लिश में ना समझ में आता हो, मार्केटिंग ध्यान में रखिएगा, हिंदी थोड़ा क्लिष्ट वर्ड है एक विपणन। तो जो कृषि की मार्केटिंग है उसके सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना। साथ ही उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्य क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट पहले करना, ये सब किसके कार्य हैं, तो सब नीति आयोग के द्वारा कार्य कदम उठाए गए हैं क्या, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव शुरू करने हेतु मानव पूंजी परिवर्तन के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 7 कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। कौन से क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव शुरू करने के लिए। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया, भविष्य के 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान की जाएगी और उनका निर्माण करना भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इन राज्यों की जब पहचान और उनका निर्माण किया जाएगा तो उससे अन्य राज्य प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो उसी चक्कर में इसको स्टार्ट किया गया। तो ये हमारा याला भी टॉपिक कंप्लीट होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद। नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के संबंध में देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ, और असम और अरुणाचल प्रदेश के दशकों से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं।
एमओयू का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये 2 पक्षों 3 पक्षों किसी के बीच में हो सकता है एमओयू। तो असम और अरुणाचल के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद चल रहा था, उसको निपटाने के लिए, समाप्त करने के लिए एक एमओयू पे साइन हुआ इन दोनों के तहत। तो इन दोनों का जो कौन सी सीमा पर विवाद चल रहा था असम और अरुणाचल का, तो देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है, एक सेकेंड, इसमें 1 मिनट देखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसका कोई डिस्प्यूट का नाम नहीं, लेकिन जो असम और अरुणाचल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था वो करीबन 800 किलोमीटर लंबी सीमा का डिस्प्यूट चल रहा था। तो 800 किलोमीटर लगभग लंबी जो बाउंड्री थी असम और अरुणाचल के बीच, उसमें ये डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। उसमें कम से कम 123 गाँव के बीच ये डील हुई है, 123 गाँव के आसपास डील हुई है। तो ये सब इतने फैक्ट ना ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, असम और अरुणाचल के बीच जो अंतर्राज्यीय सीमा विवाद चल रहा था, उस 800 किलोमीटर लंबी सीमा बाउंड्री थी जिस पर विवाद था, इस पर एमओयू हस्ताक्षर हो गए इसको समाप्त करने के लिए। बाकी कुछ और सीमा विवाद दे रखे हैं भारत में जो विभिन्न राज्यों के मध्य चल रहे हैं, जैसे देख लेते हैं। पहला जो सीमा विवाद कौन सा है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच है। कौन से क्षेत्र में, तो पंचकुला के पास परवाणु क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है, ठीक है। तो हरियाणा और हिमाचल के मध्य कौन से क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है, परवाणु क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, पंचकुला में जो पड़ता है, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। पंचकुला परवाणु क्षेत्र हरियाणा और हिमाचल के बीच। दूसरा जो डिस्प्यूट चल रहा है वो कौन सा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। ये दोनों के बीच कहाँ से लेके, बेलगाम जिले को लेकर विवाद चल रहा है। बेलगाम जिले में ज़्यादातर कौन से मराठी भाषी लोग हैं, आबादी निवास करती है, और जिला 1956 में कर्नाटक के अधीन आने से पहले बॉम्बे में था। तो इस चक्कर में इन दोनों के बीच का विवाद चल रहा है। तीसरा विवाद जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच चल रहा है। कौन सी सीमा को लेकर, सरचू सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, जो कहाँ पे, लेह मनाली मार्ग के पास स्थित है। चौथा उड़ीसा पश्चिम बंगाल के बीच चल रहा है। तो ये कहाँ पे, अतीत में दोनों के बीच क्या है, मुख्य भूमि सीमाओं को लेकर विवाद रहा है। इनके बीच बंगाल की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीप है, कौन सा, कनिका सैंड द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। तो कौन कौन से, कनिका सैंड द्वीप को लेकर इनके बीच विवाद चल रहा है। हरियाणा पंजाब के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, चंडीगढ़ को लेकर। गुजरात और राजस्थान को भी लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, मानगढ़ पहाड़ी को लेकर। और जो बच जाता है कर्नाटक केरल, इनके बीच कासरगोड को लेकर विवाद चल रहा है। केरल का भाग है या वर्तमान में, और कन्नड़ भाषी लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए कर्नाटक के और केरल के बीच विवाद चल रहा है। तो ये डिस्प्यूट ध्यान में रखिएगा। पहला हरियाणा और हिमाचल के प्रदेश परवाणु क्षेत्र को लेकर, दूसरा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर, कहाँ पे, बेलगाम जिले को लेकर, जहाँ पे मराठी भाषी लोग निवास करते हैं। 56 में कर्नाटक के अधीन था ये क्षेत्र, बॉम्बे में जो था, ठीक है, जो बॉम्बे का हिस्सा है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश लद्दाख में सरचू सीमा को लेकर, हरियाणा पंजाब को चंडीगढ़ को लेकर, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में कनिका सैंड द्वीप को लेकर, ये सब, और कर्नाटक केरल में कासरगोड को लेकर विवाद चल रहा है। तो कुछ विवाद दे रखे हैं। आगे देखते हैं संबंध में कुछ क्या है, राज्यों के बीच समाधान, विवाद जो होते हैं उसके समाधान के लिए कौन से वो तरीके दे रखे हैं। तो राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के तरीके हैं, जैसे न्यायिक निवारण, न्याय के माध्यम से क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसका निर्णय करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी आरंभिक अधिकारिता के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की कई तरह की अधिकारिता होती हैं, चाहे मान लीजिए अपीली अधिकारिता होती है, सीधे रेट अधिकारिता होती है, आरंभिक अधिकारिता होती है, कई तरह की अधिकारिता होती है। उसमें जो पहली होती है आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत ही आता है सुप्रीम कोर्ट की राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का, ठीक है। इस संविधान के अनुच्छेद 131 में यह प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी, मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इन विवादों पर हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे भारत सरकार और किसी एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद चल रहा हो, दूसरी ओर अगर एक और भारत हो या किसी राज्य, मान लीजिए एक और भारत है मतलब सेंटर है, दूसरी ओर कोई राज्य है, एक राज्य है चाहे 2 राज्य एक तरफ हो, वहीं अगर एक तरफ भारत है, एक राज्य साथ में हो, दूसरी तरफ दूसरा राज्य या कोई और राज्य साथ में है, तो भी विवाद में क्या होगा, तो अभी यहाँ पे आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी सुप्रीम कोर्ट। या फिर दो राज्य हो गए, एक राज्य ये हो गया, दूसरा राज्य हो गया, इन दोनों के बीच कोई विवाद चलता है तो भी सुप्रीम कोर्ट को यहाँ आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी। तो एक मोटी मोटी चीज़ ध्यान में रखिएगा क्या, कि या तो सेंटर या स्टेट के बीच कोई विवाद होता है, या स्टेट के बीच विवाद होता है, या तो सेंटर स्टेट एक साथ हैं और दूसरी तरफ कोई और स्टेट है, इनके बीच अगर कोई विवाद होता है तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को क्या आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है अनुच्छेद 131 के तहत, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं दूसरी ओर अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका भी गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 263 के तहत अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन करता है। परिषद की परिकल्पना क्या है, राज्य और केंद्रों के बीच चर्चा के एक मंच के रूप में इसकी की गई है। इसके निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं, ठीक है। राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हैं उनकी जांच करना और उन पर सलाह देना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सलाह देता है ये, ठीक है। कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ या एक से अधिक राज्यों के साझा हित
से संबंधित विषयों की जांच करना और उन पर विचार विमर्श करना, ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषता उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के लिए के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। तो ये कुछ कार्य हैं अंतर्राज्यीय परिषद जिसका गठन किया जाता है, विचार विमर्श करता है, सलाह देता है, ठीक है। तो ये सब कार्य किसके, अंतर्राज्यीय परिषद के हैं। क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल, जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित हुई थी और ये एक तरह की वैधानिक निकाय है, मतलब किसी कानून के तहत इनको किसी विधि द्वारा इनका गठन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, वैधानिक निकाय उन्हीं कहते हैं जिनका किसी विधि के द्वारा या कानून के द्वारा जिनका गठन होता है उनको वैधानिक निकाय कहते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 का एक कानून है, इसके तहत क्षेत्रीय काउंसिल परिषदों का गठन हुआ, इसलिए वैधानिक निकाय है। उद्देश्य क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। ये केवल विचार विमर्श और सलाहकारी निकाय हैं, ठीक है। इनकी कोई जो सलाह होती है बाध्यकारी नहीं होती, केवल विचार विमर्श और सलाहकारी निकाय के रूप में इनका गठन किया गया है। देख लेते हैं जोनल काउंसिल्स के बारे में और चीज़ें। पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ध्यान में रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री हमेशा इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी जिसकी भी सरकार चल रही हो, उसका जो गृह मंत्री होगा सेंटर में वो कौन होगा, जोनल काउंसिल या क्षेत्रीय परिषदों का क्या अध्यक्ष होगा। पहली चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार की क्षेत्रीय परिषद हैं वर्तमान में, तो इनका नाम ना ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, बस आप रीड कर लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पहली जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हो गई, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश अपना चंडीगढ़ हो गया। तो आप जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं उसका देख लीजिएगा कौन सी क्षेत्रीय परिषद में आता है। दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो इस मध्य में ये सब आते ही हैं, आपको पता होगा। पूर्व में कौन से आ जाएगा, तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, ये सब आपको पता होगा दक्षिण में पड़ते हैं। तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद या सदर्न जोनल काउंसिल में आते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की परिषदें दे रखी हैं, इतना केवल ध्यान रखिएगा। ये केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है, और इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, इसलिए वैधानिक निकाय है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण दूसरे का गठन था, उसके क्या किया कि विचार के लिए कई विषयों को मंजूरी दे दी गई। तो ये जो इसका अधिकरण है, इसका गठन हुआ था कृष्णा जल विवाद अधिकरण 2 का है, 2 तरह के हो चुके हैं। फर्स्ट का भी हो चुका है, उसने जो रिपोर्टें दी थी उन पर कार्य किया जा चुका है, और इसने जो अभी विचार किए हैं कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने, तो उस पर कई विषयों को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सतलज यमुना लिंक नहर जो निर्माण धीमी गति से चल रहा है उसके लिए पंजाब सरकार की आलोचना भी की है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। जो अधिकरण का अधिनियम जो होता है जल विवाद का या किसी, ठीक है, तो वो कौन से अधिनियम 1956 के अधिनियम के तहत हुआ है कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन, ठीक है। आगे देख लेते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद से निपटने के लिए कुछ तंत्र हैं। जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची है, वो क्या बताती है, राज्य सूची। 7वीं अनुसूची में आपको पता होगा 3 प्रकार की सूची होती है, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट। जो राज्य सूची है, स्टेट सूची है, उसमें जो 17वां एंट्री है उसमें क्या बताया गया है कि राज्य क्या है, राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण, जल शक्ति विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो राज्य इन विषयों पर कानून बना सकते हैं, पहली चीज़ ये बताता है राज्य सूची का 17वां विषय। हालांकि जो सूची के विषय हैं ये संघ सूची की जो 56वां विषय है उसमें भी शामिल किया गया है। तो ये जो राज्य सूची के जो हैं राज्य सूची के जो विषय दे रखे हैं कि राज्य जल अर्थात जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंधों, जल भंडारण, जल शक्ति पर कानून बना सकता है। इसी प्रकार के जो विषय है ये संघ सूची के जो 56 संख्या है उसके अधीन आते हैं, ठीक है। संघ सूची की प्रविष्टि जो संख्या है 56 है उसके अधीन आते हैं, इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रख सकते हैं। आगे क्या दे रखा है, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 क्या बताता है, इस अनुच्छेद में उपबंध किया गया कि संसद कानून द्वारा अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग के वितरण नियंत्रण संबंध में किसी भी विवाद का शिकायत या न्याय निर्णय के प्रावधान करती है। अनुच्छेद 262 क्या बताता है, शक्ति का प्रयोग करके संसद के निम्नलिखित 2 कानून बनाए गए हैं। तो अनुच्छेद 262 का ही उपयोग करके 2 कानून बनाए गए हैं। जैसे पहला क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अधिनियम 1956, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि इस कानून के अंतर्गत यदि
एक राज्य सरकार जिसका किसी अन्य राज्य सरकार के साथ जल विवाद है तो वह विवाद को समाधान हेतु अधिकरण के पास भेजने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। तो ये बनाया गया कानून कौन सा, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, और दूसरा कानून ये बनाया गया नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ध्यान में रखिएगा ये दोनों कानून जो बनाए गए अनुच्छेद 262 का उपयोग करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ ऊपर बताई गई है। और दूसरा जो बनाया गया नदी बोर्ड अधिनियम 1956, तो इस अधिनियम का क्या है, निर्माण अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नदी बोर्ड के गठन हेतु किया गया था। तो इतनी चीज़ें बताई गई थी। अनुच्छेद 262 के तहत 2 कानून बनाए गए, 2 कानूनों को कार्य क्या है वो भी बता दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा, अगर कोई भी 2 राज्यों के बीच नदियों को लेकर कोई या जल को लेकर कोई विवाद होता है तो उसके लिए जो अधिकरण बनेगा वो केंद्र सरकार की अनुरोध से बनेगा और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का सहारा लिया जाएगा उसमें। आगे दे रखा है अनुच्छेद 262 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर निर्णय देने से रोकता है। जो अनुच्छेद 262 है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को तो रोकता है कि वो ऐसे जल विवादों पर निर्णय ना दे, लेकिन अनुच्छेद 136 जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकरण जो अधिकरण बनाया जाएगा वो जो आदेश देगा तो उसके आदेश के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार भी देता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वैसे प्रारंभिक तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं सुन सकता, ठीक है। पहले अगर इन 2 नदियों का विवाद होगा, जल का कोई विवाद होगा तो अधिकरण के पास भेजा जाएगा। जो अधिकरण किससे बनाया जाएगा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अधिनियम 1956 के तहत बनाया जाएगा। अगर वो अधिकरण कोई निर्णय देता है, ठीक है, तो उसके तहत अनुच्छेद 136 का उपयोग करके अधिकरण के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो यही चीज़ बता रहा है इसमें। देख लेते हैं कुछ जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अधिनियम 1956 के तहत कुछ गठित अधिकरण थे, जैसे रावी ब्यास जल अधिकरण बनाया गया था, ठीक है। तो रावी ब्यास जल अधिकरण किस राज्यों के लिए बनाया गया था, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए। वहीं नर्मदा जल विवाद अधिकरण बनाया गया था कौन से राज्यों के संबंध में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। महादायी जल विवाद अधिकरण गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के लिए। वंशधारा जल विवाद अधिकरण कहाँ, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए। गोदावरी जल विवाद अधिकरण बनाया गया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश उड़ीसा के लिए। कृष्णा जल विवाद अधिकरण 2 है ये किसके लिए बनाया गया, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए। वहीं कावेरी जल विवाद अधिकरण केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए बनाया गया। तो ये कुछ प्रकार के अधिकरण बनाए गए इसका उपयोग करके इस अधिनियम का 1956 का जो अधिनियम है। तो ये नाम दे रखे हैं, एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा मन हो तो। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। राष्ट्रीय जल नीति 2012 जो है यह बताती है क्या, यह नीति जल की कमी, इसके वितरण में असमानता, जल संसाधनों की योजना, प्रबंधन और उपयोग में इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण के अभाव जैसे मुद्दों को समाधान के लिए लागू की गई है। संघ सूची जो 56 है उसके अनुसार केंद्र सरकार उस सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमन एवं विकास कर सकती है। अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले निर्णयों में 1966 के 2 नियम बताए थे, हेलसिंकी नियम और कैंपियन नियम, ठीक है। इनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये नियम कभी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का कोई आता है तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। 1966 में निर्णय दिया था, 2 नियम बताए थे, हेलसिंकी नियम और कैंपियन नियम। तो ये नियम देख लेते क्या है। तो हेलसिंकी नियम जो है वो बताता है क्या कि प्रत्येक बेसिन राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक जरूरतों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जल का समान और न्याय संगत उपयोग को मान्यता देता है ये नियम। तो हेलसिंकी नियम क्या बताता है कि प्रत्येक राज्य क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, जल के समान और न्याय संगत उपयोग को मान्यता देगा। साथ ही कैंपियन नियम भी ये बताता है कि के अनुसार बेसिन राज्य जो होगा अंतर्राज्यीय जल अपवाह बेसिन के जल प्रबंधन और न्याय संगत और उचित तरीके से करेगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई थी। ये 2 प्रकार के नियम दे रखे हैं, ठीक है, इस संबंध में। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, SYL हरियाणा, पंजाब और रावी के बीच जल को साझा करने के लिए परिकल्पित 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है। तो ये SYL नहर एक किसके बीच बनाई गई है, रावी ब्यास नदियों के बीच जल को साझा करने के लिए 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है। ये जो SYL नहर है इसका 122 किलोमीटर हिस्सा कहाँ है, पंजाब में आता है। 92 किलोमीटर हिस्सा जो है हरियाणा में निर्मित होना तय हुआ था। 1980 में SYL नहर ने अपने हिस्से का निर्माण, हरियाणा ने क्या किया, 1980 में SYL नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा करा लिया, मतलब 92 किलोमीटर निर्माण कार्य इसने पूरा करा लिया। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों और जल अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा। तो पंजाब क्या, एक सिद्धांत है रिपेरियन सिद्धांत, और जल की अनुपलब्धता के हवाला देकर इसको टालता रहा है इस नहर के निर्माण को। तो इस सिद्धांत क्या है, रिपेरियन सिद्धांत, इसके अनुसार किसी जल निकाय की सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल का उपयोग का अधिकार होता है।
तो ये सिद्धांत बताता है क्या, रिपेरियन सिद्धांत, की जो उससे सटी भूमि होगी जिस राज्य से, और उस राज्य से जो नदी निकल रही वही उसका असली मालिक होगा या वही उसका जल का उपयोग कर सकता है। तो ये बताया गया था। कृष्णा जल विवाद देख लेते हैं। 1969 में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट 1956 का अधिनियम जो है उसने क्या बताया, पहला अधिकरण बनाया, कृष्णा जल विवाद अधिकरण 1 गठन किया गया था, ठीक है। और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 2 की स्थापना 2004 में की गई है। ये जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट 2 है इसका क्यों बनाया गया, ये जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था, ठीक है, का आवंटित किया गया जो नदी कृष्णा, क्या चीज़ था, पहली चीज़ ध्यान रखिए, जो पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश था, फिर आंध्र प्रदेश से टूट के क्या बना, तेलंगाना बना। तो 2004 में तो बना नहीं, तो ठीक है। तो क्या होता है, तो जो आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया था कृष्णा नदी का जल, जब यह आंध्र प्रदेश 2 भागों में टूटता है, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, तो फिर इनके बीच क्या होगा, जो कृष्णा नदी का जल होगा उसके बंटवारे को लेकर अपने निर्णय के संबंध में इसको क्या गठन किया गया। तो कृष्णा बताती, पहली चीज़ ध्यान रखिए, कृष्णा क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और इसका उद्गम कहाँ है, तो महाबलेश्वर। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, उद्गम स्थल है महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, या महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। आगे बता रहा है 2014 में तेलंगाना के एक अलग राज्य के रूप में गठन के बाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना को कावेरी वाटर डिस्प्यूट में जो ट्रिब्यूनल बनाया है उसमें एक अलग पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कह रहा है। इसके अनुसार इस मांग के तहत कृष्णा नदी के जल का आवंटन 3 के बजाय 4 राज्यों में किया जाना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, तेलंगाना, पहले तो तेलंगाना था ही नहीं, ठीक है, उसके पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटता है, तो तेलंगाना टूटने से पहले 3 राज्यों में बंटवारा होना था, जो रिवर का जो वाटर था उसका, ठीक है, 3 राज्यों में उसको जल का बंटवारा आवंटन किया जाना था। लेकिन जब ये तेलंगाना टूट गया आंध्र प्रदेश से, तो क्या बोल रहा है वो, 4 राज्यों में इसको डिवाइड किया जाना चाहिए। तो इस संबंध में जो महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं ये बोलते हैं कि तेलंगाना का निर्माण किससे हुआ, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद हुआ है, तो जल का आवंटन किससे, आंध्र प्रदेश के हिस्से से ही होना चाहिए तेलंगाना को। तो यही चीज़ बता रहा है, तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो ये हमारा देखो, इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, 2004 में गठन होता है इसका, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का, पहला 1969 में होता है अधिकरण, और अधिनियम पता होगा कौन से अधिनियम के तहत होता है। मुद्दा क्या है कि तेलंगाना टूट गया आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश में क्या बोल रहा है, तेलंगाना, अब जो पार्टी होंगी इसमें 4 होंगी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 4 होंगी, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक ये बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही टूट के तेलंगाना बना है, तो जो जल का विभाजन होना है वो किससे, जो हिस्सा आंध्र प्रदेश को अलॉट किया गया उसी से तेलंगाना को दिया जाना चाहिए। तो यही मुद्दा चल रहा है। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत रहती तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।